तो हेलो दोस्तों, आज ऐसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें फ्रांसेस्का नाम की बहुत ही खूबसूरत महिला जिसकी पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके सर पर बहुत बड़ा कर्जा था, लेकिन वह अपनी सब कुछ बेचकर भी उस कर्ज को चुका नहीं पाती, जिससे वह अपनी जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाती है। आगे उसके साथ क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में देखते हैं एक खूबसूरत महिला फ्रांसेस्का को, जिसे पता चलता है कि कार दुर्घटना में उसकी पति की मौत हो गई। फ्रांसेस्का की एक बेटी भी थी, जूलिया, जिसे वह बहुत प्यार करती है। उसे फिर पता चलती है कि उसके पति बहुत बड़े कर्जे में था, यदि जल्द ही नहीं चुकाया तो उन पर मुकदमा चलेगी। उसके दोस्त सेसरे, जो एक वकील है, उसकी सलाह पर फ्रांसेस्का ने कम से कम 1 साल के किराए का भुगतान करने के लिए अपना नाव को बेच दिया, पर इससे भी बात नहीं बनी और अपने घर की सारी फर्नीचर, विला और गहने को भी बेच दिया। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्रिस्टीना के पास काम करने के लिए जाती है। क्रिस्टीना अपने सभी स्टाफ से उसे मिलवाती है और अपने काम पर लग जाती है। तभी उसकी 2 दोस्त कार्ला और सेरेना कोट खरीदने उस दुकान में आते हैं। वहाँ फ्रांसेस्का को देख हैरान हो जाते हैं। फ्रांसेस्का बताती है कि यह उसका पहला ही दिन है। फिर देखते हैं वहाँ का ठरकी मैनेजर फ्रांसेस्का के साथ चिपकने लगता है। उसकी हरकतों को देख काम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं एनरिको नाम का ठरकी व्यक्ति को, जो फ्रांसेस्का को काम के बहाने अपने होटल ले जाता है और विश्वास दिलाता है कि उसकी सारी कर्ज को चुका देगा और एक बेहतर लाइफ बना कर देगा। ठरकी उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और पेलने के लिए रूम में ले जाता है। तभी किसी कबाब में हड्डी का फोन आता है, जिससे एनरिको रूम के बाहर चला जाता है। उसके जाते ही फ्रांसेस्का देखती है उसकी नकली दांत को और वहाँ से भागने लगती है। अगले दिन फ्रांसेस्का कार्ला और सेरेना को उसके बारे में बताकर हंस रहे होते हैं। तभी कार्ला का पति सेंड्रो उसे पेलने के लिए ले जाता है। उसके जाते ही उस कोट के बारे में फ्रांसेस्का पूछती है कि कार्ला ने इसे कब खरीदा। सेरेना कहती है, नीलामी में, जब तुमने इसे बेच दिया। वह कोट फ्रांसेस्का की थी, जिसे उसने कर्जा चुकाने के लिए बेच दी थी। आगे देखते हैं ठरकी सेंड्रो चोरी छिपे फ्रांसेस्का को पिलाई करने पहुंच जाता है। फ्रांसेस्का उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि वह कितनी अकेली है और कई सालों तक गुलू गुलू नहीं किया, जिसे सुन सेंड्रो का केला खड़ा हो जाता है और सीधा बेड में गुलू गुलू करने लगे। पिलाई करने के बाद फ्रांसेस्का सेंड्रो को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसे वह कोट लाकर नहीं दिया तो उसकी पत्नी कार्ला के साथ पूरे शहर को यह बात फैला देगी कि उसने उसकी पिलाई की। वह कोट काफी महंगा होता है और उसे 1 दिन की मोहलत देती है। अगले दिन फिर कुरियर द्वारा कोट आता है और फिर फ्रांसेस्का उस कोट को बेच देती है और उस पैसे से उसके बेटी की स्कूल फीस जमा करती है और बचे हुए पैसों से पुरानी कार खरीदती है। अगले दिन कार्ला इस बारे में बात करती है। उसे भी पता चल जाती है कि उसके ठरकी पति ने उसके लिए कोट खरीदे हैं, जिसके पास खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। बाकी का भुगतान किस्तों में किया जाना बाकी है। कार्ला फिर कोट के बारे में पूछती है। फ्रांसेस्का कहती है, मैंने उसे बेच दिया, मेरे हालात ने मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और उससे माफी मांगती है। कार्ला कहती है, तुम मेरे मूर्ख पति के साथ मिलवाकर खुश हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चतुर हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति भी किसी कमीला नाम की लड़की के साथ वर्षों से तुम्हें धोखा दे रहा था। दुर्घटना की रात वह उसके साथ था। जिसे सुन फ्रांसेस्का उदास हो जाती है। आगे कहती है, तुम्हारे अलावा हम सब जानते थे। अगले दिन देखते हैं फ्रांसेस्का फिर उस लड़की से मिलती है। कमीला बताती है कि यह सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल बाद एक बात को लेकर हम दोनों के बीच बहस हो गई और फिर उसने कार लेकर निकल गया और फिर ये सब हुआ। फ्रांसेस्का रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अपनी फैमिली फोटो को फेंक देती है और अपने दोस्त सेसरे के पास जाकर एक लॉटरी रेफर के बारे में समझाती है, जिसमें केवल 20 प्रतिभागी ही भाग ले सकेंगे। जो 4 सालों तक $100 मिलियन देगा, मैं उसकी हो जाऊंगी और अगले 4 साल तक उसके पास ही रहूंगी। वह जो भी बोलेगा मैं करूंगी। सेसरे कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी एक बेटी है और शहर के लोग क्या सोचेंगे। फ्रांसेस्का कहती है, वैसे भी जब मेरे पति और कमीला साथ में थे तब सबको ये बात पता थी। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एक बेटी है और मैं भी अकेली हूँ। सेसरे कहता है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करते हैं। फ्रांसेस्का कहती है, क्या तुम मेरी और मेरी बेटी के ऊपर खर्च करते हो। मेरे पास जो एकमात्र पूंजी है वह मेरे पैरों के बीच है। सेसरे फिर पूछता है, पर मुझे करना क्या है। फ्रांसेस्का बताती है, इस बात को सावधान
सावधानी पूर्वक कुछ खास लोगों तक पहुंचाओ। आगे देखते हैं सेसरे कॉल करके बताता है कि उन्होंने जो रेफर निकाली थी सावधानी पूर्वक सभी लोगों तक फैला दी गई है और तुम्हें देखने के लिए बुलाया गया है। अगले दिन फ्रांसेस्का उस बंगले में चली जाती है जहां रेफरी में आए सभी टर्की फिर इस बात पर डिस्कस करते हैं और राजी हो जाते हैं। अगले दिन जूलिया को स्कूल ड्रॉप करते वक्त सेरेना भी वहां अपनी बेटी को छोड़ने आई होती है। उससे बात करने लगती है जिस पर सेरेना गुस्सा होती है। उसे भी मालूम हो जाती है कि उसके पति गुस्तावो ने भाग लिया है, लेकिन फ्रांसेस्का को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होती। सेरेना कहती है वह तुम्हें हर कीमत पर चाहता है। फ्रांसेस्का जिस पर माफी मांगती है, लेकिन सेरेना उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। फ्रांसेस्का फिर गुस्तावो के पास जाकर समझाती है कि लॉटरी से वह अपना नाम वापस ले, लेकिन गुस्तावो उसकी बात नहीं सुनता। फ्रांसेस्का समझाती है तुम तो मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त हो, कम से कम उसके लिए तो करो। गुस्तावो फिर कहता है ऐसा है तो लॉटरी में भाग लेने वाले सभी लोग तुम्हारे पति के दोस्त हैं। इस बात को सुन फ्रांसेस्का काफी उदास हो गई और वहां से चुपचाप चली जाती है। फिर देखते हैं कहीं बाहर जाते वक्त उनके कार से एंथनी नाम का एक लड़का टकरा जाता है जिसके नाक से बहुत खून निकल रहे होते हैं। फ्रांसेस्का उसे अपने घर ले जाकर मरहम पट्टी करती है, लेकिन वह चल भी नहीं पा रहा होता। जूलिया को भी अपने स्कूल के लिए देर हो रही होती है। फ्रांसेस्का फिर अपनी काम वाली बाइक को उसे छोड़ने के लिए कहती है और उसके देखभाल के लिए वह स्वयं वहां रुक जाती है। कुछ देर बाद वह चलने का प्रयास करता है, लेकिन वह गिर जाता है। फ्रांसेस्का उसे उठाता है, लेकिन वह नहीं उठता। वह समझ जाती है कि टर्की नाटक कर रहा है और अपने दोनों टांगों के बीच की पूंजी से रूबरू कराता है। इस तरह दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। एंथनी उसके घर आकर उसके साथ गुलू गुलू करता है। बाद में एंथनी को भी लॉटरी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वह चाहता है कि लॉटरी विजेता 4 सालों तक उसका आनंद उठाए और उसके साथ भी चोरी छिपे गुलू गुलू करते रहे। फ्रांसेस्का उसे समझाती है और दोबारा ना मिलने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद पुलिस को लॉटरी से 19 चेक मिलती है, जिसमें प्रत्येक चेक में $100 मिलियन होता है, वो भी फ्रांसेस्का के नाम पर। जब पुलिस ने पूछताछ की तो फ्रांसेस्का ने लॉटरी की कहानी से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वे सभी मेरे पति के दोस्त हैं और उन्हें पता चला कि मेरी बेटी किस स्थिति से गुजर रही है और उन्होंने मिलकर हमारी मदद करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर पूछता है लॉटरी को इतना गुप्त क्यों रखा गया। वह बताती है परोपकार के कार्य से हमें अपमानित होने से बचाने के लिए लॉटरी को गुप्त रखा गया, ताकि मेरी बेटी सम्मान पूर्वक शांति से रहे, उसकी संवेदनशीलता को ठेस न पहुँचे। कमिश्नर इस बात पर विश्वास कर लेता है। कहानी के लास्ट में देखते हैं फ्रांसेस्का अपनी बेटी के साथ विमान में बैठकर हमेशा के लिए चली जाती है और लॉटरी के पैसों से जीवन यापन करती है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।